हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का समाचार पल्स चैनल पे। देख लेते हैं कौन कौन से न्यूज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले हम बात करेंगे, प्रधानमंत्री जी आज इनोग्रेट करने वाले हैं, संबोधित करने वाले हैं CLEA कॉमनवेल्थ अटॉर्नी जनरल एंड सॉलिसिटर जनरल की कॉन्फ्रेंस 2024 जो कि नई दिल्ली के विज्ञान भवन में होनी है। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि ये जो मीटिंग है दैट इज़ अ CLEA, ये है कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन, राइट, जो कि 1971 से हमारे यहाँ वर्क कर रही है। और इसमें जो कॉमनवेल्थ नेशंस के अटॉर्नी जनरल है या सॉलिसिटर जनरल है वो मिलके डिस्कशन करते हैं लीगल फ्रेमवर्क पे, राइट। और इस वर्ष के जो कॉन्फ्रेंस का थीम है वो है क्रॉस बॉर्डर चैलेंज इन जस्टिस डिलीवरी। तो ये थीम इम्पॉर्टेंट है, यानी समझ में आ गया है कि गुड गवर्नेंस, जस्टिस सिस्टम्स, बॉर्डर चैलेंज, ट्रेड्स, आपस में जो कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट्स है, बॉर्डर डिस्प्यूट्स है, उसी पॉइंट पे ये कॉन्फ्रेंस होने वाला है। बात करेंगे इस कॉन्फ्रेंस के अंदर काफ़ी सारे डेलीगेट्स आने वाले हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशन से जो कि पार्टिसिपेट करेंगे। और अटॉर्नी जनरल एंड जो सॉलिसिटर जनरल होते हैं एशिया पैसिफिक रीजन, अफ्रीका रीजन, कैरिबियन रीजन्स के सभी लीगल फ्रेमवर्क वाले जो व्यक्ति होंगे वो यहाँ अवेलेबल होंगे। और एक तरह से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें लीगल चैलेंज पे बात होगी, लीगल एजुकेशन है ना, और जो डिलीवरी सिस्टम है, इन सभी इशू पे बात होगी। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे ये कॉमनवेल्थ है क्या। कॉमनवेल्थ है क्या, देखिए कॉमनवेल्थ नेशन वो सारे नेशंस हैं, राइट, जो कभी ब्रिटिश की कॉलोनी रहे हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटेन की जो गुलाम रहे हैं, उनको कॉमनवेल्थ नेशन कहते हैं। आज आज के टाइम पे एक तरह से ब्रिटेन अपने लेगेसी को मेंटेन करने के लिए संस्था का निर्माण किया था, अगर ये कहें तो गलत नहीं होगा। अभी 56 मेंबर इसके हैं और हेडक्वार्टर लंदन में है। और बात करें तो इस एसोसिएशन की यानी कॉमनवेल्थ नेशन की जो लैंग्वेज है दैट इज़ इंग्लिश, इससे इस्टेब्लिश करने में 3 राउंड अलग अलग समय पे मीटिंग करनी पड़ी थी। तो हम यहाँ देखेंगे वॉल्फोर्ड डिक्लेरेशन हुआ था 1926 में। उसके बाद हम देखेंगे 1931 में वेस्टमिंस्टर में एक जो है डिक्लेरेशन होता है, वहाँ एक मीटिंग होती है, तो उसे जो है स्टैट्यू ऑफ वेस्टमिंस्टर 1931 के नाम से जाना जाता है। एक तरह की ट्रीटी थी वो। और उसके बाद लंदन डिक्लेरेशन 1941 में होता है और उसके बाद फाइनलाइज होता है, कॉमनवेल्थ नेशंस बन के सामने आता है। भारत एक मेंबर है कॉमनवेल्थ नेशन का, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि जो कभी एक टाइम पर ब्रिटेन के गुलाम रहे हैं वो इसके सदस्य हैं। बात करेंगे दूसरी जो हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है थर्मल पावर प्रोजेक्ट से संबंधित। अब ये थर्मल पावर प्रोजेक्ट से संबंधित जो न्यूज़ है वो ये है कि फाउंडेशन स्टोन डालने वाले हैं प्रधानमंत्री जी तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की। और ये जो पावर प्रोजेक्ट है ये मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ जो उड़ीसा है, राइट, उनके द्वारा यहाँ पे सेटअप की जाएगी। और अगर हम बात करें तो जो वर्थ है यानी कि जो पैसा लगा है वो है 27,000 करोड़ का लागत लगा है इससे सेटअप करने में। और बेसिकली इसका उद्देश्य यही है कि जो इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट है, पर यूनिट कॉस्ट है, वो कम पड़ जाए। और लगभग 3.65 रुपीज़ पर यूनिट कॉस्ट पड़ता है। बिल्कुल स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी के हेल्प से इसे बनाया गया है। ये काफ़ी रिलायबल, अफोर्डेबल थर्मल पावर प्रोजेक्ट है जो उड़ीसा के लोगों को और जो नियर बाई स्टेट्स हैं, राइट, उनको ये हेल्प करेगा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल कराने में, जिससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और जो फुट प्रिंट है, स्पेसिफिकली कार्बन फुट प्रिंट है, उसमें कमी आएगी, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, 10% की कमी आएगी ऐसा बताया जा रहा है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 के बारे में। देखो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा अपने आप में फर्स्ट काइंड ऑफ मोबिलिटी जो है एग्जीबिशंस था, भारत मोबिलिटी एक्सपो जिसे हम कहेंगे, जो कि भारत मंडपम में हुआ। अपने आप में ये शोकेस करता है कैपेबिलिटी, भारत की कैपेबिलिटी ऑटोमोटिव सेक्टर में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में, ऑटोमोबिलिटी सेक्टर्स में, राइट। अब यहाँ पे हम देखेंगे इस ये जो मीटिंग हुई यानी सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं एक तरह का जो एग्जीबिशन था जो कंडक्ट हुआ, इसमें बायर एंड सेलर्स के बीच में, राइट,
क्या प्रॉब्लम्स आएंगे, रोड सेफ्टी को लेकर के क्या प्रॉब्लम्स आएंगे हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर में, स्टेट ऑफ आर्ट, और किस तरह की जो चीज़ें हैं वो व्यवधान डालती हैं और किस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, उस पे जो है चर्चा हुआ। और सरकार ने क्या क्या काम किया है इस सेक्टर में, उसे शोकेस किया गया और बताया गया। जैसे बेसिकली जो गवर्नमेंट है वो रोड सेफ्टी, राइट, या पब्लिक सेंट्रिक अट्रैक्शन की चीज़ों को बनाना चाहती है। जैसे पब्लिक सेक्टर अट्रैक्शन में जैसे कि गो कार्टिंग टाइप्स की चीज़ें। अब जैसे ये बड़ा अजीब सा लगता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो है बट गो कार्टिंग होता क्या है। तो समझने के लिए आप समझिए इस तरह की जो व्हीकल्स होती है, राइट, जो कि हमारे भी इंडिया में हमारे गली मोहल्ले में ये लीगली अलाउ नहीं है, ये अलाउ नहीं है, बट सरकार इसमें भी वर्क कर रही है। कुछ कुछ हमारे ऐसे शहर हैं, है ना, जहाँ पे इस तरह की गेमिंग या इस तरह की जो चिल्ड्रन पार्क्स वगैरह में बच्चों के लिए होता है, वहाँ पे ये सब चीज़ें सेटअप्ड हैं और गेम के पर्पज़ से ये यूज़ होता है। बट अभी हमारे यहाँ ये लीगल तरीके से अलाउ नहीं है कि आप नॉर्मल रोड पे यूज़ कर सकें। तो सरकार इन सब चीज़ों पे काम करी। तो आप समझ सकते हो इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए कितना बैकग्राउंड में वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वही बातें की गई है कि बताया गया है कि जो भारत है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर्स में, राइट, आने वाले समय में वर्ल्ड में 2030 में टॉप कंट्री होने वाला है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंट्री होने वाला है 2030 में। और साइड बाय साइड अभी की बात अगर हम करें तो इंडिया वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट मार्केट है पैसेंजर्स व्हीकल्स का, इलेक्ट्रिक पैसेंजर्स व्हीकल्स की हम बात करें। और अगर यहाँ पे देखें फर्स्ट टाइम जो है अलाइड सेक्टर को और इवन जो स्टार्टअप्स हैं उनको भी एसोसिएट किया गया है इस एक्सपो के जरिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग, और जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए जो हमारी योजनाएं चल रही है उनको बूस्ट करने में। बात करेंगे हम डिटेल से। जैसे भारत मोबिलिटी, ये जो ग्लोबल एक्सपो 2024 हुआ था, इसमें प्रधानमंत्री जी ने बताया है कि किस तरीके से योजनाओं के द्वारा हमारी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और जो हमारी ऑटोमोबाइल सेक्टर उसको बूस्ट किया गया है। इवन कोविड के टाइम में पीएलआई स्कीम, दैट इज़ अ प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव दे करके जो है प्रोडक्शन को बूस्ट किया गया है। बेसिकली इसके तहत होता क्या है कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है या यूनिट है या जो भी इंटरप्राइजेज हैं वो जितना प्रोडक्शन करते हैं उनको इंसेंटिवाइज किया जाएगा। कब? जब उनकी क्वालिटी अच्छी होगी, राइट। तो अपनी क्वालिटी को मेंटेन करते हुए और उसमें एकदम स्टेट ऑफ आर्ट का यूज़ करते हुए, नए इनोवेशन लाते हुए वो प्रोडक्शन करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट में उस चीज़ का डिमांड ज़्यादा बढ़ेगा, वाइब्रेंट डिमांड होगा। तो जितना ज़्यादा आप अच्छा वर्क करेंगे गवर्नमेंट आपको बैक से उतना ज़्यादा इंसेंटिवाइज करेगी। इसी स्कीम को पीएलआई कहा जाता है, 2021 में ये लॉन्च हुआ था। इसी के तहत नेशनल इलेक्ट्रिक जो मोबिलिटी मिशन है, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन, ये भी सरकार की अपनी एक योजना है। इसके तहत भी पुश मिला है मैन्युफैक्चरिंग करने में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को। साइड बाय साइड सरकार ने जो है फेम स्कीम के तहत, फेम इंडिया स्कीम के तहत भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को काफ़ी ज़्यादा इम्प्लीमेंट कराया है। अब यहाँ पे हमें इस स्कीम को भी जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है बिकॉज़ ये न्यूज़ में है और ये सब चल रहा है, तो इसे हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारी जो कंट्री है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने के लिए जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है वो है इलेक्ट्रिक बैटरीज, राइट, जो बैटरीज है जिसका यूज़ किया जाता है। तो उसको बनाने के लिए जो मिनरल्स लगते हैं या जो भी डिवाइसेस लगते हैं वो अभी बहुत कम कंट्रीज़ के पास है, जैसे चाइना वगैरह है जो काफ़ी ज़्यादा इसमें रिच है, क्योंकि लिथियम आयन बैटरीज का यूज़ होता है। तो भारत की जो साइंटिस्ट हैं उनके सामने ये एक तरह से चैलेंज है कि वो कुछ ऐसा रॉ मटेरियल ढूंढें जिससे भारत के अंदर ही स्टेट ऑफ आर्ट का यूज़ करते हुए मैन्युफैक्चरिंग की जा सके हमारी बैटरी, राइट। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि वाई नॉट कंडक्ट रिसर्च टू मैन्युफैक्चर बैटरी यूजिंग रॉ मटेरियल्स अवेलेबल इन इंडिया। तो ये लाइन अपने आप में बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क भी क्रिएट करता है और साइड बाय साइड ये भी दिखाता है कि गवर्नमेंट कितना ज़्यादा टेंटेड, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है, कीन इंटरेस्ट है इनोवेशन के सेक्टर में, आर एंड डी के सेक्टर में, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में, आई कैन से, राइट। तो और साइड बाय साइड ग्रीन हाइड्रोजन और इथेनॉल का यूज़ करके जो है हम अपने कार्बन इमिशंस को कम करें। हम जो ग्रीन फील्ड की तरफ बढ़ रहे हैं,
ग्रीन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं उसे बूस्ट करे, ये एसेंस है। ना हम बात करते हैं फेम इंडिया की, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि फेम इंडिया हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जानना। तो ये जो फेम इंडिया मिशन है इसकी हम बात करें तो 2015 में ये लॉन्च हुई थी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए ये लॉन्च हुई थी। एक तरह से इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स, मतलब मिक्स वाला, कि मतलब वो लाइन से भी चल सकता है, बैटरी से भी चल सकता है और पेट्रोल और डीजल से भी चल सकता है, तो ये हाइब्रिड हो गया। और एक होगा जो सिर्फ इलेक्ट्रिक से ही चलेगा या फिर पेट्रोल से ही चलेगा। तो इस तरीके की चीज़ें हमारे यहाँ स्टार्ट की गई थी। ये जो फेम है दैट इज़ अ फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड, हाइब्रिड में मिक्स होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। तो इसका फेज 2 चल रहा है अभी, जिसके जो ये जो बॉडी है यानी कि जो फेम इंडिया है, ये ध्यान में रखना है, ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री का पार्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी बन सकता है यहाँ से। और इसके तहत हमारी जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की चीज़ है उसमें इलेक्ट्रिक बसेस, आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक वाला ऑटो देखा होगा, 3 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स, ठीक है, और जो 2 व्हीलर्स होते हैं इनको ऐड ऑन किया गया है सो दैट कि हमारा इमिशंस कम हो सके, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे लोगों का ट्रस्ट आ सके, और इवन जो कॉस्ट है वो भी कम हो सके, क्योंकि जब पेट्रोल का डिमांड मार्केट में कम होगा, ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट भी परचेज कम करेगी, और इस तरीके से हमारे कंट्री के अंदर जो इकोनॉमिकली अप डाउन्स होते हैं पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ने के कारण काफ़ी डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है। तो इसमें एक बहुत बड़ी रिलीफ हमें मिलने वाली है, जिसके लिए हमें इस पे वर्क करना पड़ेगा, और ये एक दिन में होने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री ने बताया कि जो फेम इंडिया स्कीम का फेज 1 था उसमें सिर्फ इंस्टॉलेशन हुआ था 520 चार्जिंग स्टेशन, राइट। नाउ आज के डेट में हम बात करेंगे तो 2877 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशन हमारे 68 सिटीज़ में 25 राज्य और यूटीज़ को मिला करके हैं, और 156 चार्जिंग स्टेशन अक्रॉस जो है हमारे 9 एक्सप्रेस वे, 16 हाईवेज, राइट, उसमें बनाया गया है फेज 2 के अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री ने 800 करोड़ रुपए का सेंक्शन किया है कैपिटल ऑयल कंपनी को, OMCs यानी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को, किस लिए, ताकि वो अपनी एक गाड़ी का डिज़ाइन ऐसा बनाए जो ऑयल और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दोनों पे चल सके, हाइब्रिड मोड की हो, क्योंकि अचानक से जो जनता है वो शिफ्ट नहीं कर पाएगी पेट्रोल से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ। तो इससे जो कंपनी को लॉस होगा उसको सब्सिडाइज किया जाएगा, ताकि कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो अपना बिजनेस स्मूथली रन करा सके। साइड बाय साइड जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है, उन्होंने इस्टेब्लिश्ड किया है 7432 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पब्लिक चार्जिंग स्टेशन। तो हेवी मिनिस्ट्री जो है उनका एक अलग डेटा है, और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है उनका भी एक अलग डेटा है। नाउ हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इम्प्लीमेंट कराने के लिए क्या क्या कर रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि PLI स्कीम काफ़ी ज़्यादा बूस्ट किया है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेक्टर में, उसी तरह से PLI स्कीम हमारे एडवांस चार्ज जो केमिस्ट्री सेल्स होते हैं, राइट, उनकी मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी को भी PLI स्कीम के तहत जो केमिस्ट्री सेल बैटरी होती हैं उनके प्रोडक्शन को भी बढ़ाने के लिए किया गया है PLI स्कीम के तहत एड ऑन। ना जो GST लगती थी चार्जर्स पे और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे, उसे भी कम किया गया है। चार्जर्स पे जो GST लगती थी 12%, उसे 5% किया गया, और जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ होती थी उस पे जो 18% चार्ज GST लगता था उसको भी घटा के 5% किया गया। इनफैक्ट हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज है, उन्होंने भी ये अनाउंस किया था कि जो बैटरी वेस्ड व्हीकल्स होंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे, उनके जिनके ऊपर वो जो गाड़ियाँ होंगी उनके जो नंबर प्लेट होंगे वो ग्रीन कलर के होंगे, ग्रीन लाइसेंस प्लेट होंगे, जिनको एग्जम्प्ट होगा, परमिशन होगा, वो कहीं भी जा सकते हैं, उनको किसी भी तरह का पेपर शो नहीं करना है। अपनी जो 25 किलोमीटर का ऐसे परमिट दिया गया था कि वो बिना किसी पेपर के, बिना किसी तरह का लाइसेंस शो किए हुए, उनको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, वो ट्रेवल कर सकते हैं। साइड बाय साइड जो टैक्स देना पड़ता है, रोड टैक्स वगैरह, उसे भी मना किया गया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बड़े जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उनके रनिंग के लिए, सो दैट कि एक तरह का मोटिवेशन मिल सके।
बात करेंगे जो नेक्स्ट न्यूज़ है, हमारी नेक्स्ट आर्टिकल है, वो है ग्रीन हाइड्रोजन इन स्टील सेक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट। स्टील मैन्युफैक्चरिंग में हाइड्रोजन का उपयोग, ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग, ये हमारी जो मिनिस्ट्री है, दैट इज़ अ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, उनकी ये महत्वाकांक्षी योजना है, आई कैन से। और उस योजना को पूर्ति करने के लिए जो है गाइडलाइंस जारी की गई है, इसलिए ये न्यूज़ में है। और गाइडलाइंस क्या है? इम्प्लीमेंटेशन करना है पायलट प्रोजेक्ट का, किस सेक्टर में? ग्रीन हाइड्रोजन का यूज़ करके स्टील सेक्टर के अंदर, जो कि पार्ट है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो इस आर्टिकल के थ्रू हमें बहुत सारी चीज़ों को सीखने और पढ़ने मिलेगा। नंबर वन, हमें ये भी जानना है कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्या है, जो मैंने आपको पहले बताया, पहले वाले आर्टिकल में भी इसका चर्चा था। एंड यहाँ पे हम देखेंगे कि ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से हम कैसे स्टील बना सकते हैं। ये भी आपको याद रखना है एमसीक्यू के तौर पे कि ये कौन से मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है, राइट। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें जो फॉसिल फ्यूल होता है, फॉसिल फ्यूल को हटा करके वहाँ पे यूज़ करना है ग्रीन हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन के डेरिवेटिव्स, राइट। और ये जो योजना है, इसको इम्प्लीमेंट कराने का काम मिनिस्ट्री ऑफ स्टील का है। बहुत इंपॉर्टेंट। कितने सारे एमसीक्यू यहाँ से बन सकते हैं परीक्षा के पॉइंट्स ऑफ व्यू से। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का है, जिसके तहत स्टील सेक्टर में ग्रीन हाइड्रोजन का यूज करना है। लेकिन इस कार्य को करेगा कौन? तो इस कार्य को करेगी मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। आर यू गेटिंग मी? नाउ यहाँ पे हम देखेंगे कि इस कार्य को करने के लिए 3 एरिया आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिसमें से पहला है हाइड्रोजन को यूज़ करना है डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन मेकिंग प्रोसेस में, यानी आयरन मेकिंग प्रोसेस में हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग करना है, पहली चीज़, क्योंकि स्टील मैन्युफैक्चरिंग में ये सारी प्रोसेस स्टेप्स आएंगे। दूसरा है हाइड्रोजन का यूज़ करना है ब्लास्ट फर्नेस में, हाइड्रोजन एज अ फ्यूल ब्लास्ट फर्नेस में यूज करना है। एंड तीसरा यूज करना है फॉसिल फ्यूल की जगह पे हाइड्रोजन का, जो मैंने आपको पहले बताया, राइट। तो ये 3 स्टेप्स अभी प्राइमरी तौर पे रिकॉग्नाइज किए गए हैं स्टील सेक्टर में, जिनमें हाइड्रोजन का उपयोग करना है। और भी अन्य सेक्टर्स पे काम किया जाएगा, इनोवेटिव्स तरीके से हाइड्रोजन का यूज़ किया जाएगा, सो दैट कि हम कार्बन इमिशन जो है वो कम कर सकें। कार्बन इमिशन, जीरो कार्बन इमिशन हमारा टारगेट कितना, 2070, ये आपको याद रखना है। और सबसे पहला जो हमारा हेवी जो इंडस्ट्री है हमारी, उसके अंदर हम देख रहे हैं कि स्टील प्रोडक्शन में इसको इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश की जा रही है। नाउ हम देखेंगे कि ये जो स्कीम है, इसके तहत अचानक से 100% हम नहीं बना सकते हैं ग्रीन स्टील, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन से जब हम स्टील बनाएंगे तो ग्रीन स्टील ही होगा। तो हम नहीं बना पाएंगे एट प्रेजेंट नाउ अ डे, बिकॉज जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसका दाम बहुत अधिक है। तो ग्रीन हाइड्रोजन का जो प्राइस है उसे हमें पहले रिड्यूस करना पड़ेगा। ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसे हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। और रिड्यूस करके हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जो है हम ब्लेंड करेंगे, प्रोपोर्शनली हम ब्लेंड करेंगे स्टील्स के अंदर ग्रीन हाइड्रोजन को। तो धीरे धीरे जो है इकोनॉमिकली और टेक्नोलॉजी के भी हेल्प से हम अपना जो टारगेट है, राइट, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, ग्रीन स्टील बनाने का 100% हम वो कर पाएंगे, राइट। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट वो वैसी प्रोजेक्ट होती है जो 100% न्यू हो, न्यूली बनी हो। कोई पुराने प्रोजेक्ट में जब पैसा लगा करके उसे रिजुविनेट करते हैं तो वो ग्रीन फील्ड नहीं होता है। तो ये सब टर्म्स पे भी आपको ध्यान देना है। इसके लिए जो बजटरी एलोकेशन है 2029 और 30, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2029-30 में 455 करोड़ का है, राइट। और एक बात याद रखनी है आपको, जो G20 सबमिट हुआ था उसमें भी एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, ग्रीन हाइड्रोजन पायलट इन इंडिया। तो ये भी आपको याद रखना है, बिकॉज ये भी VVIA एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्रीन हाइड्रोजन पायलट्स इन इंडिया कॉन्फ्रेंस का नाम था G20 समिट के दौरान। नाउ हमने बात की थी नेशनल ग्रीन मिशन हाइड्रोजन मिशन की, तो हम इसकी बात करेंगे। जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, बेसिकली हमारा ग्लोबल क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन जो मिशन है उसी का पार्ट है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि
इसे पूर्ति करने के लिए हमें किन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा? तो हमें सबसे पहले तो डिमांड क्रिएट करना पड़ेगा अपने देश के अंदर, डोमेस्टिक डिमांड क्रिएट करना पड़ेगा। हाइड्रोजन बेस्ड हाइड्रोजन बेस्ड व्हीकल्स का, ग्रीन हाइड्रोजन वाली चीज़ों का, राइट? जिसमें एज़ अ फ्यूल ग्रीन हाइड्रोजन यूज़ हुआ हो। नाउ हमें जो है म बहुत ही मतलब सर्टिफ़ाइड मैनर में फ्रेमवर्क तैयार करने पड़ेंगे और हमें बहुत ही कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग करनी पड़ेगी। मतलब हमें बहुत नियमित तरीके से बहुत ही मतलब एक बहुत सूटेबल स्टेप्स लेकर के इसे बाइंड करना पड़ेगा जो वर्ल्ड लेवल पे हर पैरामीटर पे, हर लीगल फ्रेमवर्क पे खड़ा उतरे। ऐसा नहीं कि वो किसी कंट्री ने मना कर दिया कि नहीं इससे तो ये नुकसान होगा, इससे तो हमारा ये नुकसान होगा, तो बिल्कुल परफेक्टली हो और उसके हम एक्सपोर्ट कर सकें, तो घर में बना सकें, पूरे वर्ल्ड वाइड खड़ा कर सकें उसे, अच्छा सर्टिफिकेट रेटिंग हो उसे और बेच सकें। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत एक साइट्स है, यानी कि एक स्ट्रैटेजी है, इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन, राइट? जिसके लिए फाइनेंशियली जो है 2 स्टेप्स पे काम करना है, जिसमें जिसमें जो है पैसा लगेगा 17,490 करोड़ रुपया 2029-30 फाइनेंशियल ईयर में। और ये जो स्टेप्स हैं वो है इंसेंटिवाइज करना, किसके लिए? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर, क्योंकि जो बैटरीज होती हैं उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स यूज़ होंगे, जो इलेक्ट्रोलाइजर्स होंगे, उसकी डेवलप करने वाली जो कंपनियां होती हैं वो भी अलग कंपनियां होती हैं, तो उनको भी आपको इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा, फंड देना पड़ेगा। साइड बाय साइड आपको जो है ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन भी करना पड़ेगा। बैटरी के अंदर जो फील हो रहा है इलेक्ट्रोलाइजर, उसकी कंपनियों को भी इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा, और जो आप ग्रीन हाइड्रोजन डालने वाले हो इसका प्रोडक्शन भी आपको बढ़ाना होगा। तो ये साइट्स कहलाएगा। इस मिशन के तहत ये साइट्स आ रहा है। क्या क्या पायलट प्रोजेक्ट अभी हमारे चल रहे हैं और क्या क्या हम अभी उस पे काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि देखिए जो शिपिंग पायलट है हमारा 25-26 का जो फाइनेंशियल ईयर है, उसमें 115 करोड़ रुपए का हम आउटले यानी प्रोजेक्ट पे पैसा खर्च कर रहे हैं। 25-26 में हम देखेंगे मोबिलिटी पायलट प्रोजेक्ट जिसमें 496 करोड़ का, और 29-30 में हम 455 करोड़ करेंगे कार्बन स्टील प्रोजेक्ट्स में, यानी जो कार्बन है उसको हटा करके हमें हाइड्रोजन लगा देना है, तो ग्रीन हाइड्रोजन स्टील बनाना है हमें, जो अभी कार्बन स्टील है, राइट? यानी कि हमें लॉन्ग रेंज हेवी मोबिलिटी पे ध्यान देना है, जो हमारा पायलट टारगेट है। हमारा टारगेट जो है पायलट प्रोजेक्ट जो है, हमें पोर्ट शिपिंग पे ध्यान देना है, स्टील पे ध्यान देना है, और हमें बायोमास से हाइड्रोजन बनाने पे जो है काम करना है। ये हमारा पायलट प्रोजेक्ट्स है। क्या क्या की इनेबल्स है हमारे सामने? तो सबसे पहले हमें तो रिसोर्सेज पे वर्क करना पड़ेगा, हमें R&D करना पड़ेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा। फिर हमें ऐसे फ्रेमवर्क बनाने पड़ेंगे जिससे हम बिजनेस को आराम से चला सके, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमें जो है इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। साइड बाय साइड हमें सप्लाई चेन बूस्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, राइट? क्योंकि बिना उसके तो पॉसिबल नहीं है। और जो रेगुलेशंस होते हैं, जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो हमारे परफेक्ट होने चाहिए ताकि वर्ल्ड के किसी भी पैरामीटर पे खड़ा उतर सके। और सबसे बड़ी चीज़ है पब्लिक अवेयरनेस होना चाहिए, क्योंकि बिना पब्लिक अवेयरनेस के कुछ भी नहीं हो पाएगा। पता नहीं किस मुद्दे पे भारत की जो जनता है वो फिर बैठ जाए, वो क्या बोलते हैं उसे, प्रोटेस्ट करने के लिए, राइट? और हमारा टारगेट क्या है, हम इस एम्बिशियस प्रोग्राम को क्यों करना चाह रहे हैं? देखिए हमारा टारगेट है कि हम जो है 5 मिलियन मैट्रिक ग्रीन हाइड्रोजन 2030 तक बना सकें। हम 6 लाख न्यू ग्रीन जॉब क्रिएट कर सकें। 50 मिलियन मैट्रिक टन जो कार्बन इमिशन होने वाला है हम उसकी रोकथाम कर सकें इस योजना के तहत। 60 से 50 गीगावाट इलेक्ट्रोलाइजर इंस्टॉलेशंस करने का उद्देश्य है। 125 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन से प्रोडक्शन हमें करना है। 8 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमें इस सेक्टर में करना है। ना हम बात करेंगे जो है युवा संगम फेज 4। युवा संगम फेज 4 केरला और लक्षद्वीप के जो स्टूडेंट्स हैं, दोनों मिला के 45 स्टूडेंट हैं, वो पहुंचेंगे बिलासपुर यानी कि छत्तीसगढ़, और वहाँ गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी में वो जो है कल्चरली पार्टिसिपेट करेंगे। इंटर स्टेट एक्सचेंज प्रोग्राम है कल्चर एक्सचेंज का, जिसमें 18 से 30 वर्ष के जो हमारे यूथ हैं, जो बेसिकली स्टूडेंट्स होंगे अलग अलग कॉलेजेस के, और उन वो जो है
पार्टिसिपेट करेंगे इसमें 45 बच्चे जो हैं, जिसमें से 10 लक्षद्वीप से और 35 जो है केरला से। केरला का जो IIM कोझिकोड है, वहाँ से ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बिलासपुर जाएंगे ये, और वहाँ अप्रैल और मई के महीने में। और जो है वो वहाँ के जो फूड है, ट्रैवलिंग है, एकोमोडेशन है, उनको जानेंगे समझेंगे, कल्चर एक्सचेंज होगा, इससे हारमोनी बढ़ेगी, है ना। और यहाँ से हम देखेंगे कि ये जो हमारा युवा संगम कार्यक्रम है फेज 4 का, जिसका थीम है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022, by focusing on experiential learning and imbibing knowledge of the rich diversity of India on first hand basis। दैट वो आपको इतना ध्यान नहीं रखना है, इतना लंबा कभी थीम नहीं पूछेगा। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि युवा संगम फेज है क्या। तो देखो 2023 में ही ये लॉन्च किया गया था, जिसका फर्स्ट फेज हो चुका है, सेकेंड थर्ड भी हो चुका है, ये फोर्थ फेज है, राइट। देखो ये ध्यान में रखना है कि ये जो युवा संगम है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का कार्यक्रम है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का इनिशिएटिव है। लेकिन हमने थोड़े ही दिन पहले, यानी कि फेब के महीने, मतलब 2023 नवंबर में ये स्कीम लॉन्च हुआ था। और उसके बाद हम देखेंगे कि उसके दिसंबर में ये न्यूज़ थी कि युवा संगम एक तरह का पोर्टल लॉन्च किया गया है। और ये पोर्टल जो है लॉन्च किया गया था नॉर्थ ईस्ट रीजन के स्टूडेंट्स को कनेक्ट करने के लिए। और ये करने वाली जो मिनिस्ट्री थी, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट और नॉर्थ ईस्ट रीजन, राइट। तो ये आपको याद रखना है कि पोर्टल जो लॉन्च हुआ था नॉर्थ ईस्ट के लिए हुआ था, वाइल जो ये इनिशिएटिव वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है। थर्ड फेज जब हुआ था उसमें 22 स्टेट और यूनियन टेरिटरी से 50 बच्चे पार्टिसिपेट किए थे और 20 टूरिस्ट प्लेस पे गए थे, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये भारत का जो कार्यक्रम है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसी का ये पार्ट है, जिसमें स्टूडेंट्स को अलाउ होता है दूसरे स्टेट, दूसरे कल्चर में ले जाया जाता है, ताकि एक तरह का इंटरकनेक्टिविटी स्टैब्लिश्ड हो। ना हम बात करेंगे उत्तराखंड की न्यूज़ की। यूसीसी वहाँ लागू होने वाला है, बिकॉज हम ये देखेंगे कि 5 फेब को वहाँ की जो विधानसभा है वो स्टार्ट होगी, और मे बी स्पेशल सेशन के थ्रू या फिर जनरली डिस्कशन के थ्रू यूसीसी को अडॉप्ट करेगी वहाँ की गवर्नमेंट। देखो यूसीसी दैट इज़ अ यूनिफॉर्म जो सिविल कोड है हमारा, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के पार्ट 4 में, दैट इज़ अ डीपीएसपी, राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में दिया गया है। जब भी कोई आर्टिकल, जब भी कोई जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा डीपीएसपी में दिया रहता है, तो वो एज इट इज़ हमारी जो गवर्नमेंट होती है पॉलिसी मेकिंग में यूज़ कर सकती है और नहीं भी कर सकती है। करती है तो भी कोई लीगली बाइंडिंग नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम कंपल्सन है कि करना ही होगा। तो ये चैलेंज वाला जो है ये पार्ट ही नहीं है, इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हो, राइट। और यहाँ पे हम देखेंगे कि जो यहाँ की गवर्नमेंट है, राइट, तो इनका जो मैनिफेस्टो था उसमें ही ये था कि वो आएंगे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बात करेंगे। देखो जो मुद्दा है वो काफ़ी पॉलिटिसाइज हो चुका है, तो हमें इसमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं। हमें जो चीज़ें जाननी है वो है यूसीसी होता क्या है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता पूरे देश में जो नागरिक हैं उनके लिए चाहेंगे सरकार, तो उनको ये अधिकार है कि वो एक नागरिक कोड लागू कर सकती है पूरे देश में, जिससे देश में हार्मोनी सेटअप रहेगी, राइट। और यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो बिल पास होने वाला है, बेसिकली इससे क्या होगा कि जो डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन, स्पेसिफिकली जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, उनकी जो महिलाएं हैं, उनके साथ जैसे ट्रिपल तलाक, राइट, या पॉलीगॉमी, इद्दत, हलाला, ये सब जो चीज़ें होती हैं उन पे रोकथाम लगेगी। साइड बाय साइड जो शादी का एज है उसमें कोई चेंज नहीं किया गया, शादी का एज वही रहेगा। और जो लिव इन रिलेशंस में रहते हैं लोग, उनके लिए भी कड़े कानून इसमें जो है लागू किए जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अभी रिसेंटली हमारे भारत में सिर्फ एकमात्र ऐसा राज्य है गोवा, जहाँ पे पहले यूसीसी लागू किया गया था। उसके बाद अलग अलग गवर्नमेंट अपने अपने राज्य में यूसीसी लाने की बात करती है। देखने वाली बात होगी कि उत्तराखंड गवर्नमेंट किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करती है। हालांकि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इसके लिए जो है एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, है ना, रिटायर्ड जज के हेल्प से एक कमेटी सेटअप की थी, राइट। और उनकी ही रिपोर्ट को जो है, जो कि अभी ड्राफ्ट के रूप में है, उसको बिल के रूप में पेश करने जा रही सुप्रीम कोर्ट के जज जो थे, वो आपको याद रखना है रंजना प्रकाश देसाई। तो ये नाम भी आप याद रख सकते हो,
क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि ये बिल या ड्राफ्ट जो है वो कौन सी कमेटी की जो है स्टडी से किया गया या रिकमेंडेशन से किया गया। तो इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। पार्ट 4 याद रखना है, आर्टिकल 44 याद रखना है, लीगली मैंडेटरी नहीं है, राइट, बस ये ड्यूटी है कि स्टेट उसको अप्लाई कर सके। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। नाउ दिस इज़ ऑल अबाउट आज का न्यूज़। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।